यस। तो अपन को स्टार्ट करना था ऐसे 299 से 265 तक। आई होप सबका हो गया है। चैप्टर 3 का दिया था मैंने कल। चैप्टर 3 कवर कर लियो क्या? यस कृतिका। निपुण। माधव। कर लिया सर। पूरा कवर कर लिया है। यस सर। मेरा पेंडिंग है सर थोड़ा। अगर पेंडिंग है चैप्टर 3 तो आज तक खत्म कर लेना उसको, क्योंकि कल अपन एक बार अच्छे से उसको फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है। चैप्टर 3 ठीक की है। लैंग्वेज थोड़ा बैठाना ट्रिकी होता है, तो इसलिए उसको एक बार अपन खुद से भी अपने लेवल पे वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज इन द सेंस मैं तुम लोग से पूछूंगा, पूछते पूछते रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो एक बार अच्छे से कोशिश करना, अच्छे से याद करके आओ, ताकि वाइवा में अच्छे से आंसर कर पाओ। अभी अपन स्टार्ट करते हैं ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है अगर मैं बोलूँ तो। 299 स्कोप देखोगे इसमें, अगर स्कोप वाइज अगर मैं देखूँ तो तुम लोगों को पता होगा एक ऐसे 600 भी होता है, एक ऐसे 600 भी होता है, और एक ऐसे अपना होता है 299। दोनों में ही अलग अलग ऑडिटर्स होते हैं। अलग अलग ऑडिटर्स इन द सेंस ऐसे 600 डील करते हैं तुम्हारा ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड या तुम्हारे सब्सिडरीज के ऑडिटर से रिलेटेड। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ डिफरेंस क्या है, ऐसे 299 में भी दो ऑडिटर है, ऑडिटर दो है, दो या उससे ज्यादा, ऑफ कोर्स टू और मोर, बट एंटिटी सेम है। एंटिटी सेम है, ऑडिट पीरियड सेम है, ऑडिट पीरियड सेम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है। अगर कुल मिला के बात करूँ तो मैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है, मतलब एक ही ऑडिट, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही फाइनेंशियल पीरियड का, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक ही फाइनेंशियल पीरियड का ऑडिटर दो या उससे ज्यादा हो। और यहाँ पे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकते हैं एक, दो या उससे ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो बन रहे हो। एंटिटी अलग अलग है ओवरऑल, सब्सिडरीज और ये अपनी अलग है। तो वहां पे तुम्हारे आ जाते हैं कौन? प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर और कंपोनेंट ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर मतलब अपना मेन ऑडिटर जो हो गया मेन एंटिटी का, और कंपोनेंट ऑडिटर मतलब अपना जो ऑडिटर हो गया कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स बोले तो सब्सिडरीज, एसोसिएट्स। तो ऐसे 299 बोलता है कि सबसे पहले कि भैया यहाँ पे हमारा स्कोप ये है जब एक या उससे ज्यादा ऑडिटर ऑडिट कर रहे हैं बड़े बड़े एंटिटीज का, लेकिन वहां पे हम नहीं जाते जहां पे ऐसे 600 लगा हुआ है। ऐसे 600 जहां पे है, जहां पे प्रिंसिपल ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर है, वहां हम डील नहीं करने वाले, हम जॉइंट ऑडिट से डील करेंगे। स्टैंडर्ड डज नॉट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन अ प्रिंसिपल ऑडिटर हु इज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन द एफएस एंड अनदर ऑडिटर, दैट इज अदर ऑडिटर, हु इज अपॉइंटेड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट। कंपोनेंट बोले तो यही हमारा डिवीजन, ब्रांच, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट्स कुछ हो सकते हैं। तो वहां पे क्या लगेगा तुम्हारा? ऐसे 600 लगेगा। तो स्कोप में से एक्सक्लूड कर दिया है पहले तो। अभी अब रिक्वायरमेंट में अगर देखोगे तो सबसे पहले आप बोलते हैं कि भाई जॉइंट ऑडिट में भी तो सारी चीजें वही वही करनी पड़ेगी। तो कुछ चीजें जो अलग तरीके से हो जाती है, कुछ चीजें जो अलग नेचर से होती है इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑडिट प्लानिंग कैसे की जाएगी, रिस्क असेसमेंट कैसे होगा, एंड वर्क एलोकेट कैसे होगा। चूंकि यहाँ पे दो या उससे ज्यादा ऑडिटर है, क्योंकि यहाँ पे दो या उससे ज्यादा ऑडिटर है, इसलिए यहाँ पे हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि रिस्क असेसमेंट कौन करने वाला है, प्लानिंग कैसे होने वाली है, प्लानिंग के बाद कैसे वर्क अलोकेट होगा, वर्क अलोकेशन करना यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्योंकि दो या उससे ज्यादा ऑडिटर है तो सारा काम दोनों दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एक काम करेगा, कोई कुछ दूसरा काम करेगा, और कुछ काम हो सकता है दोनों मिलके करेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले बोलता है कि क्या, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, तो एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम दोनों जॉइंट ऑडिटर से आएंगे। तो क्या लगता है माधव, तुमको भी बुलाया जाएगा क्या? जब तुम्हारी प्लानिंग होगी तो एंगेजमेंट पार्टनर होंगे और की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम होंगे। एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट। यस। तो की मेंबर्स है, की मेंबर्स, ठीक है। तो की मेंबर्स में अगर तुम आओगे माधव तो तुमको बुलाया जाएगा, लेकिन
की मेंबर्स में तुम नहीं आओगे तो नहीं बुलाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट है की मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, इसलिए मैंने तुमको एग्जांपल के लिए पूछा। अभी देखोगे तो ऑडिट स्ट्रेटेजी जॉइंटली स्टेब्लिश होगी अगेन, स्टेब्लिश जो ऑडिट स्ट्रेटेजी होगी अगेन वो क्या होगी, जॉइंटली, जॉइंटली दोनों मिलके करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब ये ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है अपन ऐसे 300 में देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स है, और यही तुम्हारे ऑडिट प्लान के पॉइंट्स दिए हुए हैं, सेम तुम्हारे ऑडिट प्लान के पॉइंट्स दिए हुए हैं। अपन अब जाएंगे एक बार ऐसे 300 में और तुमको समझ में आएगा कि ऐसे 300 में क्या क्या पॉइंट्स है, वही सारे पॉइंट्स तुमको मिलेंगे B C D E। ये अगर मैं तुम लोग को बोलूं तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम क्या, सेम एज ऑडिट स्ट्रेटेजी, सेम एज ऑडिट स्ट्रेटेजी ऐसे 300। बस ये पहला पॉइंट अलग है, पहला पॉइंट देखोगे तो क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि भैया ऑडिट एरिया डिवाइड करना पड़ेगा। कॉमन ऑडिट एरिया कौन कौन से होंगे वो भी हमको पता चलना चाहिए। कॉमन ऑडिट एरिया मतलब ऐसे ऑडिट एरिया जहाँ हम दोनों भाई मिलके ऑडिट करेंगे। कॉमन ऑडिट एरिया मतलब ऐसे ऑडिट एरिया जहाँ हम दोनों भाई मिलके चेकिंग करेंगे। लेकिन जो सेपरेट डिविजनल एरियाज है, जो अलग अलग एरियाज है, उसको भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जहाँ पे तू नाक नहीं लगाएगा और जहाँ पे मैं अपनी नाक घुसाऊंगा नहीं। तो डिफरेंट ऑडिट एरियाज और कॉमन ऑडिट एरियाज ये आइडेंटिफाई करना है, ये पर्टिकुलरली ये वाला पॉइंट वहां पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम जॉइंट ऑडिट पढ़ रहे हैं 299 के अंदर। बाकी सेम पॉइंट तुमको मिलेगा क्या, सेम एज ऑडिट स्ट्रेटेजी ऐसे 300। तो चलो सबसे पहले अपन एक बार ऐसे 300 के ये वाले पॉइंट्स देख लेते हैं। एक बार फटाक से नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाओ। ऐसे 300 में, ऐसे 300 भी आज ही कवर करना है अपने को एनीवे। तो देखो, इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में आ जाओ, प्लानिंग एक्टिविटी, इसके अंदर दिया तुमको इस्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ऑडिटर बोल रहा है कि ये ऑडिटर तुम एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करोगे, जहां पे तुम्हारा स्कोप बताया जाएगा कि तुमको ये ऑडिट करना है, ये चीजें नहीं चेक करनी है। तुम्हारा को टाइमिंग बताया जाएगा कि तुमको इतने दिन तक ये हो जाना चाहिए। एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान। तो सबसे पहले मैं बता दूं ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लान क्या लगता है, कौन सा ब्रॉडर है कौन सा नैरोअर है। ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान में कौन सा ब्रॉडर है कौन सा नैरोअर है, कॉन्सेप्ट वाइज बोलो भाई, ब्रॉडर वर्सेस नैरोअर। स्ट्रैटेजी बॉर्डर है। स्ट्रेटेजी ब्रॉडर है, स्ट्रेटेजी ब्रॉडर है। राइट। प्लानिंग नैरोअर है। तो अपन जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं उसी को फिर देन अपन पिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करके उसको अपन प्लान अपना डिटरमाइन करते हैं। तो प्लानिंग डिटेल होगी कि स्ट्रेटेजी डिटेल्ड होगी। स्ट्रैटेजी डिटेल। मैं क्या बोला, स्ट्रेटेजी जो होगी ब्रॉड स्ट्रेटेजी होगी, सॉरी उसी सॉरी, को अपन प्लानिंग ध्यान में रखते प्लानिंग हुए डिटेल। उसको कट्स एंड पीसेस करते हुए फिर अपन अपना प्लान डिटरमाइन करेंगे, राइट। तो प्लानिंग अपनी डिटेल्ड होती है, प्लानिंग अपनी डिटेल्ड होती है, और स्ट्रेटेजी अपनी एक ब्रॉड ब्रॉड पर्सपेक्टिव देती है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी में अपन को ये मोटा माटी ये पता रहना चाहिए कि अपन को देखना क्या क्या है, एसेट्स देखना है, लाइबिलिटीज देखनी है, इनकम देखना है, एक्सपेंडिचर देखना है। लेकिन अब एसेट में पर्टिकुलरली करना कैसे कैसे है वो प्लानिंग में अपन डिटरमाइन करेंगे, कैसे क्या करना, क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म क्या करनी है वो अपन प्लान करेंगे। बट स्ट्रेटेजी में अपन देखते हैं कि स्कोप क्या है मेरा, क्या क्या चीजें मुझे करनी है। सिमिलरली टाइमिंग देखोगे, अगर टाइमिंग तो कितने टाइम तक मेरा हो जाना चाहिए, डायरेक्शन क्या है मेरे ऑडिट का, ये पूरा मेरा गाइड क्या करेगा, यही सारी चीजें मुझे गाइड करेगी ऑडिट प्लान बनाने में, यही सारी चीजें मुझे गाइड करेगी ऑडिट प्लान बनाने में। तो अपन पढ़ रहे थे स्टेब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एक्टिविटी के अंदर ऐसे 300 में ये बोला कि सबसे पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में मैं अपना स्कोप देखूंगा, टाइमिंग देखूंगा, किस डायरेक्शन में मेरे को ऑडिट करनी है, सारी चीजें देखने के बाद मेरे को ऑडिट प्लान बनाने में हेल्प हो जाएगी। तो जब तुम ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो, ये क्वेश्चन आता है जनरली, इन स्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर क्या क्या करेगा, ऑडिटर क्या क्या करेगा, इन स्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर क्या क्या करेगा। तो सिंपल है भैया, सबसे पहले मैं तो देखूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है एंगेजमेंट का, मतलब स्टेच्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, किस प्रकार का एंगेजमेंट है, क्या मुझे पूरा पूरा चेक करना है, क्या मुझे लिमिटेड रिव्यू है, क्या कि स्टेट ऑडिट है, स्टेट ऑडिट में मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में ऑडिट करना है, लिमिटेड रिव्यू में भी मोटा माटी बट मिनी ऑडिट टाइप का हो गया वो। तो कैरेक्टरिस्टिक देखोगे सबसे पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। देन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है रिपोर्ट करने का, मेरा जो मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू करने वाला हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना टाइमिंग ऑफ द ऑडिट प्लान करूंगा, और किस प्रकार से मुझे कम्युनिकेशन करना है वो रिक्वायर्ड जो जो कम्युनिकेशन है वो भी प्लान करूंगा। देखो भाई, अगर ऑब्जेक्टिव तुम्हारा है शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करने का, तो तुमको डिटरमाइन करने की तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव है वो जिस टाइम में तुमको रिपोर्ट कर देना चाहिए वो टाइमिंग पे ही तुम रिपोर्ट करो। सिमिलरली तुम्हारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर को रिपोर्ट करने का, तो तुमको जो कम्युनिकेशन करना होगा, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, वो भी तुमको अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव किसको रिपोर्ट करना है, क्यों रिपोर्ट करना है, ऑब्जेक्टिव वाई इज दी
रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड अंडर दिस ऑडिट। तीसरा तुम्हारा फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द टीम्स एफर्ट, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जो तुम्हारे टीम्स एफर्ट को ड्राइव कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, तो वो सब तुमको चेक करना पड़ेगा। फिर तुम्हारा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी अपन जब परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी अपन एक बार फटाक से देख लेते हैं। देखो एक बार ऊपर में आ जाओ, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होता क्या है। तो मुझे बताओ सृष्टि, फटाफट से मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास 10 लाख का एक क्लाइंट आया और बोल रहा है मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, फटाफट से मुझे ऑडिट करवा देना, मेरी ऑडिट कर देना, 10 लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें, तो क्या तुम उसकी ऑडिट एक्सेप्ट कर लोगे क्या? नहीं सर। एक्सेप्ट नहीं करोगे, राइट। ये अपन ने ऐसे 220 में भी देखा था, याद है? ऐसे 220 में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी अपना देखा हुआ है। तो 220 में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में अपन कौन से 3 पॉइंट कवर करते थे? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द एंटिटी। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द एंटिटी। भाई तुम्हारे पास अगर क्लाइंट आया है एंगेजमेंट के लिए, तो तुम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले क्या क्या देखोगे, क्या क्या प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एक बार मोटा माटी चेक करना चाहोगे, देखना चाहोगे? सर बिजनेस ऑफ द एंटिटी सबसे पहले तो। बिजनेस क्या है? अच्छा, बिजनेस जो भी हो उसका तो ऑडिट तुमको करना है अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस। Sir, pre-existing condition and common understanding between auditor and management. कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाला एक पॉइंट जो तुमने बोला वो सही बोला है कि 210 में अपन जो एंगेजमेंट लेटर बनाते हैं उसमें जो सारे सारे टर्म्स रहते हैं, कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं हमारे बीच में, वेदर ही इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट कि मैं ये चीजें करने वाला हूँ, मुझे ये सारी चीजें लगेगी, इन्फॉर्मेशन एविडेंसेस ये सब लगेंगे। और जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी एंगेजमेंट लेटर में एज पर ऐसे 210, वो मैं सबसे पहले चेक करूंगा, यानी डिटरमाइन करूंगा प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने के पहले कि भैया एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा 220 के 2 पॉइंट थे, 220 के 2 एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस चेक करोगे ना। ऑडिट एंगेजमेंट तुमको अगर एक्सेप्ट करना है तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में चेक करोगे कि मेरा कोई भी टीम मेंबर, मेरी कोई भी एंटिटी मेरे फर्म में से कोई रिलेटेड नहीं है, राइट। वहां पे हमारे इंडिपेंडेंस मीट हो रही है, एथिकल रिक्वायरमेंट जो जो है वो फॉलो हो रहा है। और तीसरी बात, कंटिन्यूइंग द एंगेजमेंट के लिए जो अपन ने 4 पॉइंट देखे थे, तो उसकी हेडिंग थी कि कंटिन्यूएंस ऑफ द एंगेजमेंट के पहले जो जो तुम एक्टिविटी करते हो, तो देखो परफॉर्मिंग प्रोसीजर जो ऐसे 220 में रिक्वायर्ड है रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द क्लाइंट एंगेजमेंट रिलेशनशिप। तो क्लाइंट एंगेजमेंट में तुम रिलेशनशिप जो तुम्हारी बनने वाली उसको तुम कंटिन्यू करो या ना करो, इसके अपन ने 4 पॉइंट देखे थे। whether you should accept the engagement or not, whether you should continue the client engagement relationship or not, इसके अपन ने 4 पॉइंट देखे थे, याद है क्या 220 में? इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, इंटीग्रिटी देखूंगा मैं कि भैया क्लाइंट Competence of engagement. कंपिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम। कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम की मेरे पास कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, पता चला 100 लोग की टीम है मेरी और चाहिए 500 लोग की टीम। और पीईटी ऑफ ऑडिटर, एप्रोप्रिएट एथिकल एंड टेक्निकल मेजर्स प्रोसीजर्स। एक और असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम बोले तो उनका डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस रिव्यू, टीक्यूसी। Competency. कॉम्पिटेंसी तो हो गया, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स हो गया, और एक और क्या था? देखो फटाक से Significant matters. सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। भाई तुमको अगर क्लाइंट के साथ कंटिन्यू करना है रिलेशनशिप तुमको कंटिन्यू करना है, तो मतलब तुम पहले भी इसका ऑडिट किए होंगे या फिर तुम नए नए ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो, तो भी तुमको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे क्या ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट या ड्यूरिंग प्रीवियस ऑडिट, जो कि तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी ये वाली बातें। तो ये अपन ने स्टोरी के थ्रू याद किया था, सिग्निफिकेंट मैटर पता चला तो मैं दौड़ दौड़ के गया कि बताया कि मैनेजमेंट में इंटीग्रिटी नहीं रही, तो मेरा पार्टनर मेरे को बोला कि भैया हम कौन से दूध के दूल्हे, हम भी एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करते। इससे कि मैंने क्या किया, फिर मैंने छोड़ दिया फर्म और इससे फर्म की कॉम्पिटेंसी डगमगा गई थी। याद आ रहा है क्या कुछ? करेक्ट। तो ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी जो तुम परफॉर्म करोगे उसका रिजल्ट को कंसीडर करना,
उसके रिजल्ट्स को कंसिडर करना, ये भी तुमको ऑडिट स्ट्रेटेजी में ये सारी चीजें देखनी है। कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट परफॉर्म। अब हो सकता है कि माधव ने और कहीं कहीं भी ऑडिट किया होगा बहुत जगह पे, तो उस केस में हो सकता है उसको बाकी जगह में ऑलरेडी उसने स्टील इंडस्ट्री में ऑडिट किया हुआ है और अभी उसके पास स्टील का ही ऑडिट आया हुआ है, तो स्टील इंडस्ट्री के ऑडिट का ऑलरेडी उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है बहुत ज़्यादा। तो क्या वो अदर एंगेजमेंट जो उसने परफॉर्म किया है उसका नॉलेज जो उसने गेन किया है वो क्या एंगेजमेंट पार्टनर यूज में लेके आ सकता है, क्या वो यूज में आ सकता है, क्या एंगेजमेंट पार्टनर अदर नॉलेज गेन ड्यूरिंग दी अदर एंगेजमेंट एक्टिविटीज वेदर दैट कैन बी यूज बाय द एंगेजमेंट पार्टनर, ये भी हमको कंसिडर करना है वाइल इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। एंड लास्टली तुम्हारे कितने रिसोर्सेज है, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म दी ऑडिट एंगेजमेंट, कितने रिसोर्सेज लगेंगे तुमको, उसका क्या नेचर, क्या टाइमिंग और कितने एक्सटेंट तक तुमको रिसोर्सेज लगेंगे, रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म दी ऑडिट एंगेजमेंट। तो देखो एक बार क्लियर है, इसको याद करने के लिए देखो बाजू में मैंने एक बार याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक टाइप से याद करवाया है कि भैया प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट आया, मान लो कोई एग्जाम थी तुम्हारी, समझ लो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी टाइप की एग्जाम, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में तुम हो गए फेल, रिजल्ट में हो गए फेल, तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम सिग्निफिकेंट टीम एफर्ट लगाओगे, बोल रहे हो कि अब मैं एकदम टीम वाइज पढ़ाई करूंगा, टीम में पढ़ूंगा, अच्छे से एफर्ट लगाऊंगा, प्लस जितने रिसोर्सेज है मेरे पास, जितने रिसोर्सेज है मेरे पास सब 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 लगा के सीआरओ से एंगेजमेंट पार्टनर कन्वर्ट करके रहूंगा। तो सीआरओ से मतलब तुमको समझ रहा होगा तुम अभी क्या हो, सीआरओ बोले तो स्टूडेंट हो और एंगेजमेंट पार्टनर बोले तो अब मैं सीए बन के रहूंगा मान के चलो, तो सीआरओ से एंगेजमेंट पार्टनर में कन्वर्ट करके रहूंगा, सीआरओ से एंगेजमेंट पार्टनर में कन्वर्ट करके रहूंगा। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का जो रिजल्ट है ये वाला मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, 4th पॉइंट हो गया। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का जो रिजल्ट है ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, 4th पॉइंट हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट में फेल हुआ तो अब मैं सिग्निफिकेंट टीम एफर्ट लगा के, तो देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट था, एंगेजमेंट टीम का एफर्ट किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे, सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट, तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट हो गया, टीम एफर्ट वाला 3rd पॉइंट हो गया। नेसेसरी रिसोर्सेज ये मेरा लास्ट पॉइंट हो गया, एनटीई ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज, एनटीई ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज टू बी परफॉर्म्ड एंड सीआरओ से एंगेजमेंट पार्टनर कन्वर्ट करके रहूंगा। तो सीआरओ से देखो क्या क्या पॉइंट है, सी से है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, सी से है तुम्हारा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, आर ओ से है तुम्हारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, आर ओ से क्या है तुम्हारा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, एंड एंगेजमेंट पार्टनर से तुमको वो वाला पॉइंट याद आना चाहिए माधव वाला, क्या एंगेजमेंट पार्टनर को पुराना कोई नॉलेज है क्या, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट, सिमिलर नेचर के ऑडिट करते टाइम उसको कोई और पुराना नॉलेज गेन्ड है क्या, विच कैन बी यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज ऑडिट स्ट्रेटेजीज। तो एंगेजमेंट पार्टनर से तुमको वो वाला पॉइंट याद आ जाएगा। तो आई होप इट इज वेरी मच रिकलेक्टेबल ऑल द पॉइंट्स, और यही सारे पॉइंट्स तुम लोग देख लो फटाफट से। अब आ जाओ ऐसे 299 जहां से छोड़ा था, ऐसे 299 में आ जाओ अभी, ओवरऑल ऑडिट प्लान में आ जाओ, प्लान 299 के तहत, और देखो फटाफट से क्या वही सारे पॉइंट्स है क्या, BCDE क्या वही सारे पॉइंट्स है क्या, फटाफट से देख लो, चेक कर लो। दोनों क्वेश्चन को डिफरेंस मार्क करके रखना। अगर जॉइंट ऑडिट में बोलता है डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान, तो उस केस में तुम ये सारी चीजें देखोगे, डिस्कस करोगे। और तुमको बोलता है नॉर्मली ऑडिट स्ट्रेटेजी में तुम क्या क्या देखोगे, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते टाइम तुम क्या क्या कंसिडर करोगे, फैक्टर्स क्या क्या देखोगे व्हाइल डेवलपिंग ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो तुम्हारा भी वही आंसर, दोनों आंसर में मोटा माटी सेम है। यस, देख लिए क्या, बोलो भाई फटाफट, क्या वही पॉइंट्स है सारे, यस दीप्ति। हाँ सर वही है, बस एक एक्स्ट्रा मतलब एक एक्स्ट्रा तो मैंने बताया ना 299 में, वो एक्स्ट्रा वाला क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 या उससे ज्यादा ऑडिटर है, तो तुमको ज्वाइंट ऑडिट ऑडिटर। एरिया डिवाइड करना पड़ेगा, सर। कौन कौन सा ऑडिट एरिया कौन कौन चेक करेगा, कुछ ऐसे ऑडिट एरिया के जो कॉमनली सर। डिवाइडेड होंगे, राइट।
तो वो तुम्हारे प्लानिंग में आ यस जाएगा, सर। इसीलिए। यस सर। अब आ जाओ तुम्हारा रोमम असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। जब तुमको अब असेसमेंट करना है तो अपना अपना जॉइंट ऑडिटर जो है रोमम को कंसीडर करेगा और असेस करेगा, हर एक अपना अपना जॉइंट ऑडिटर, एंड शेल बी कम्युनिकेटेड टू अदर जॉइंट ऑडिटर्स आल्सो, एंड इसका प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, अदर जॉइंट ऑडिटर्स को भी कम्युनिकेट करना है, और अपना अपना जॉइंट, अपना अपना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तुम क्या करोगे, कंसीडर करोगे। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे बोलूं या फिर मैं एक एलोकेशन लेवल पे बोलूं, तुमको रोमम असेसमेंट करना ही है। ये एक नॉर्मल है जो अपन एज पर ऐसे 315 करते ही है। अब ऑडिट प्रोसीजर तुमको डिस्कस करोगे कि भैया ये जो ऑडिट प्रोसीजर है ये हम ऐसे ऐसे परफॉर्म करने वाले, नेचर क्या होगा इसका, टाइमिंग क्या होगी ऑडिट प्रोसीजर की, और कितने एक्सटेंड तक करना होगा इस ऑडिट प्रोसीजर को, एंड अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा of all the nature, timing and extent of audit procedures for common and specific allotted areas of audit to be performed by each of the joint auditors, and the same shall be communicated to TCWG as well। ये सब नॉर्मली जो अपन करते हैं वही सब बातें चल रही है, बस जॉइंट ऑडिटर है इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुमको ऑडिट प्रोसीजर भी जॉइंटली कॉमन एंड स्पेसिफिक ऑडिट एलोकेटेड एरियाज ऑफ ऑडिट के लिए दोनों जॉइंट ऑडिटर साथ में डिस्कस करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, एंड लास्ट में कम्युनिकेट करना है TCWG को। अब बात आती है एमसीक्यू में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्या एंगेजमेंट लेटर जो बनेगा, एंगेजमेंट लेटर एज पर ऐसे 210 वो किसके बीच में बनता है, ऑडिटर और मैनेजमेंट TCWG के बीच में, ऑडिटर और TCWG के बीच में, राइट। तो ये जो एंगेजमेंट लेटर बनेगा, तो दो ऑडिटर है मान लो, या दो या से ज्यादा जॉइंट ऑडिटर है, तो क्या अलग अलग एंगेजमेंट लेटर बनेगा, क्या एंगेजमेंट लेटर अलग अलग बनेगा क्या? नहीं, कॉमन आता है। कॉमन एंगेजमेंट लेटर बनेगा। एंड दूसरी बात, जब मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अपन मांगेंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जब मांगेंगे तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या हमको अलग देगा और जॉइंट ऑडिटर, दूसरा जॉइंट ऑडिटर जो है उसको अलग देगा क्या? ऐसा नहीं है, ये भी क्या होगा, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। तो कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होगा, कॉमन एंगेजमेंट लेटर होगा, ये दोनों याद रखना, कॉमन ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। अब इसके बाद तुम देखोगे तो एलोकेशन वाइज अपन को अब देखना है कि वर्क एलोकेट कैसे होगा, वर्क एलोकेशन कैसे होगा। तो भाई वर्क एलोकेशन में अब आ जाओ, देखो सबसे पहले तो तुम भाई म्यूचुअली डिस्कस करोगे कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं करना है, तो सबसे पहले म्यूचुअल डिस्कशन करके डिवाइड कर लो ऑडिट वर्क को अमंग देमसेल्फ। और पर्टिकुलरली पहले पहले कैसे करोगे, आइडेंटिफाइबल यूनिट्स वाइज और या फिर स्पेसिफाइड एरिया वाइज डिवाइड कर लो कि भैया ये एरिया को तू करेगा, ये यूनिट्स को मैं करूंगा, बी ब्लॉक को मैं करूंगा, सी ब्लॉक को तुम करना। फ्लोर वाइज डिवाइड कर सकते हो या एरिया वाइज। अगर अगर इन केस ड्यू टू द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी अंडर ऑडिट, ये जो डिवाइड कर रहे थे तुम बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइबल यूनिट्स या बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड एरियाज, बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइबल यूनिट्स या बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड ऑडिट एरियाज, अगर ये जो नेचर ऑफ द बिजनेस एंटिटी के कारण डिवीजन नहीं हो पा रहा है, इसके बेसिस में डिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में तुम कैसे डिवाइड कर सकते हो, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर के बेसिस में तुम डिवाइड कर लो। एसेट क्या, तुम एसेट लायबिलिटी देखो, मैं इनकम एक्सपेंडिचर देखता हूँ, या तुम एसेट इनकम देखो, मैं लायबिलिटी एक्सपेंडिचर देखता हूँ। तो इस प्रकार से तुम और डिवाइड कर सकते हो। इसके बावजूद अगर बोलते हैं कि कुछ कुछ वर्क हो सकता है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ इनकम आइटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट मटेरियल हो, एंड बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड ओइंग टू द नेचर ऑफ द वर्क इन्वॉल्व, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है और जो हमने काम करने वाला है वो बहुत क्रिटिकल नेचर का है, एंड देयरफॉर हम इसको नहीं डिवाइड कर सकते, then again it would be covered by all the joint audit areas, all the joint auditors considering it as common audit area, तुमको सारे joint auditors को उसको कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वापस से देखो फटाफट से मैंने क्या बोला, सबसे पहले म्यूचुअल डिस्कशन करो टू डिवाइड द ऑडिट एरियाज। पर्टिकुलरली कैसे डिवाइड करोगे, फर्स्टली यूजुअली इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइबल यूनिट्स या फिर स्पेसिफाइड एरिया। दूसरा मैंने बोला कि भैया हो सकता है कि नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी के कारण ऐसा कुछ डिवीजन पॉसिबल ना हो पाए, उस केस में तुम कैसे ऑडिट एरिया को डिवाइड कर सकते हो, एसेट, इनकम, लायबिलिटी और एक्सपेंडिचर के बेसिस में। लेकिन हो सकता है इसमें भी अब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हो या बहुत ज्यादा तुम्हारा वर्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या नेचर उस प्रकार का हो कि क्रिटिकल नेचर का हो, तो उस केस में तुमको क्या करना है, कॉमन ऑडिट एरिया डिवाइड कर देनी है कि भैया ये जो वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम दोनों भाई मिलके ऑडिट करने वाले हैं, हम दोनों भाई चेक करेंगे मिलके। एंड एट दिस स्टेज तुमको क्या बोलते हैं लास्ट में
कि जो रोमम नीड टू बी कंसिडर्ड है, रोमम तुमको बताओ कौन कौन कंसिडर करने वाला है? वो सारे ही करने वाले हैं। अभी तो अपन ने पढ़ा ना ये वाला पॉइंट, वो रोमम जो असेस करने वाला है वो कौन करेगा? सारे 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 जॉइंट ऑडिटर्स कंसीडर करेंगे और असेस करेंगे। रोमम जो कंसीडर करने वाले वो कौन कौन करेगा? सबके सब, ईच ऑफ द जॉइंट ऑडिटर एंड कम्युनिकेट किया जाएगा अदर जॉइंट ऑडिटर्स को भी ये डॉक्यूमेंट किया जाएगा, और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे हो या एलोकेशन लेवल पे हो अदर जॉइंट ऑडिटर्स कम्युनिकेट कर देना है तुमको। तो ये तुम्हारे पॉइंट हो गए क्या? डिवीजन ऑफ ऑडिट एरिया। अगेन वापस से आइडेंटिफाइबल यूनिट्स के बेसिस में या फिर स्पेसिफाइड एरिया के बेसिस में म्यूचुअल डिस्कशन करके मैं कर लूंगा। दूसरा, अगर मेरा ओइंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी या डिवीजन ऑफ वर्क जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इसके कारण मैं कैसे उसको डिवाइड कर सकता हूँ? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर के बेसिस में। लेकिन ओइंग टू अगेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एरिया या फिर ओइंग टू द नेचर ऑफ द वर्क विद दैट विल बी इन्वॉल्व, क्रिटिकल नेचर का वर्क इन्वॉल्व हो सकता है वहां पे, देन इन दैट केस you have to not divide the audit areas. Instead, you have to define the common audit area which will be covered by all the joint auditors, and at the last also this stage you have to also consider the ROMM by each of the joint auditors and shall also be communicated to the other joint auditors and also shall be documented भी होना चाहिए। क्लियर है एलोकेशन ऑफ वर्क? तो डॉक्यूमेंटेशन में आओ। देखो अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोलता है, मेन 19 क्वेश्चन भी आया हुआ है कि तुमने एलोकेट किया लेकिन डॉक्यूमेंट अगर नहीं किया, तुमने एलोकेशन ऑफ द वर्क कर लिया लेकिन डॉक्यूमेंट अगर नहीं किया, तो सबसे पहले तो तुमको बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट कर लेना है आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। तुमने बोल दिया एसेट लायबिलिटी तुम देखोगे, इनकम एक्सपेंडिचर मैं देखूंगा, तो आगे चल के कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। किसके बीच में डिस्प्यूट? किसके किसके बीच में हो सकते हैं? तुम लोग एक बार बताओ। डिस्प्यूट यहाँ पे इन द केस ऑफ जॉइंट ऑडिट किसके बीच में हो सकता है? जॉइंट ऑडिटर्स के बीच, जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में तो हो ही सकता है, और जॉइंट ऑडिटर्स मैनेजमेंट के बीच में, मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट एंड ऑडिटर्स के बीच में भी हो सकता है, ऑडिटर्स के राइट? बीच। तो ये डिस्प्यूट ना हो, ये डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए ये क्या बोलते हैं कि भैया एक डॉक्यूमेंटेशन कर लेना, सो दैट देयर इज नो फर्दर डिस्प्यूट की बात चल के कोई ऑडिटर में कोई ये नहीं बोल रहा कि तुमको एसेट देखना था, मेरे को नहीं देखना था। मैनेजमेंट तुमको बोल रहा है कि तुम्हारे स्कोप ऑफ वर्क में एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं था, तुमको सिर्फ एसेट लायबिलिटी देखना था। तो ये सब बाद में डिस्प्यूट ना हो, इसलिए तुम्हारा प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए एलोकेशन एरिया, वर्क एलोकेशन एरिया। तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट shall be signed by all the joint auditors and the same shall be communicated to TCWG of the entity. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले बोला आइडेंटिफिकेशन एंड एलोकेशन करने के बाद तुमको साइन कर देना है सारे वर्क जो तुमने एलोकेट किया है बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स, एंड द सेम शैल आल्सो बी कम्युनिकेटेड टू TCWG। साइन एंड कम्युनिकेशन, तो साइन एंड कम्युनिकेट करना है तुमको। अगर कुल मिला के बोलूं तो साइन कर लेना एंड कम्युनिकेट कर लेना है टू TCWG। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करने से क्या होगा? एनी डिस्प्यूट जो होने सकता था वो अवॉइड हो जाएगा, या कंफ्यूजन कुछ होगी तो वो अवॉइड हो जाएगी, विच कैन ऑकर बिटवीन द जॉइंट ऑडिटर्स regarding the scope of work to be carried out by them, and also the communication of allocation of work of the entity helps in avoiding any dispute or confusion which may arise between the entity and the joint auditors. तो ये तुम्हारा हो गया क्या? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क इन्वॉल्व। क्वेश्चन आया हुआ है, इन केस डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते तो क्या होगा? तो तुमको कंपाइलर में दिखेगा क्वेश्चन, उसको देखना एक बार। मे 19 का क्वेश्चन था। अब आ जाओ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, तो अभी अपन ने देखा कि कुछ ऑडिट एरिया को हम डिवाइड करेंगे और कुछ ऑडिट एरिया कॉमन ऑडिट एरियाज रहने वाले। कॉमन ऑडिट एरियाज मतलब ऐसे एरिया जहां पे दोनों भाई मिलकर ऑडिट करने वाले। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, ईच जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा अपने वर्क एलोकेटेड के लिए। तो कृष्णा अगर अपना जॉइंट ऑडिट कृष्णा अगर अपना वर्क कर रही है और मैं अपना वर्क कर रहा हूँ इन द केस ऑफ जॉइंट ऑडिट, तो कृष्णा अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, मैं कृष्णा के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा टू सच जॉइंट ऑडिटर इंक्लूडिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे कृष्णा और मैं दोनों के दोनों ही कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम इन ऑडिट एरियाज या इन कामों के लिए कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ऑल
all the joint auditors shall be jointly and severally responsible for कौन कौन से कामों के लिए, देखो फटाक से। सबसे पहले तो कॉमन ऑडिट एरिया वाले बात हो गए कि ऑडिट विच इज नॉट डिवाइडेड मतलब कॉमन ऑडिट एरिया, ठीक है, एंड इज कैरिड आउट बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स। तो कॉमन ऑडिट एरिया का जो तुम ऑडिट कर रहे हो ऑफ कोर्स उसके लिए तो सबकी रिस्पांसिबिलिटी होगी, कोई डाउट है क्या? पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट, जब तुम ये जो डिसीजन ले रहे हो, ये डिसीजन के लिए तुम्हारी कॉमन ऑडिट रिस्पांसिबिलिटी आएगी। कौन से डिसीजन की बात हो रही है यहाँ पे? ऐसे डिसीजन की बात हो रही है कॉमन ऑडिट एरिया जो तुम अभी पहले पॉइंट में क्या ऑडिट किए थे, कॉमन ऑडिट एरियाज को ऑडिट किए थे, लेकिन डायरेक्टली ऑडिट क्यों ना करोगे? ऑडिट के लिए तुमको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टू बी परफॉर्म। तो ये जो ऑडिट प्रोसीजर की जो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट जो तुम डिसाइड करोगे, ये डिसीजन के लिए भी कॉमन ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो कॉमन ऑडिट एरियाज के लिए भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कॉमन ऑडिट एरियाज के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी डिटरमाइंड, डिसाइड करने की भी कॉमन ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तीसरा देखो इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को कोई बात ऐसी पता चलती है जो कि मेरे को लग रहा है कि कृष्णा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसी कोई बात पता चलती है जो कि मुझे लगता है कि कृष्णा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? कृष्णा को जाके बता दूंगा। मैटर्स विच आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम एंड वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। तो कृष्णा ने बोला सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये चीज बता दी, एंड देयरफॉर आई आल्सो एग्री कि आपका ये जो ऑब्जर्वेशन है, फाइंडिंग है, ये बिल्कुल सही है, एंड दैट आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो कृष्णा भी एग्री कर रही है, मैं भी एग्री कर रहा हूँ ये पॉइंट से, एंड इन दैट दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे कॉमन ऑडिट एरिया नहीं, सॉरी, जॉइंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद देखोगे तो एग्जामिनिंग दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेलेवेंट स्टैट्यूट। तो स्टैट्यूट की रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली बन रहे कि नहीं, ये तो ऑफ कोर्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे डिवाइड करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एफआरएफ के तहत बन रहा है, सारे स्टैट्यूट कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, तो ये सब दोनों ही ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सिमिलरली तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड जो पॉइंट है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 2 पॉइंट हो गए, एंड एक हो गया तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड, दैट ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रेलेवेंट स्टैट्यूट ऐसे 700, 705, ये सब तुम्हारा कंप्लाई हो रहा है, ये सब भी चेक करना, मतलब टोटल ओवरऑल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंटली आएगी। तो लास्ट के 3 पॉइंट एकदम सिंपल है। एफएस के 2 पॉइंट है, एक तो हो गया तुम्हारा कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट वाला पॉइंट हो गया कि भैया स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं मेरे। और दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो हुआ है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रेजेंटेशन जो एंड डिस्क्लोजर जो हुआ है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हुआ है या नहीं हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 पॉइंट हो गए, और एक पॉइंट हो गया तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड कि भैया तुमने रेलेवेंट स्टैट्यूट कंप्लाई किया है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट कंप्लाई किया है ना। तो लास्ट के 3 पॉइंट सिंपल है। पहला 2 पॉइंट एकदम सिंपल है। पहला 2 पॉइंट कॉमन ऑडिट एरिया से रिलेटेड है। ऐसे ऑडिट एरिया विच हैज नॉट येट बीन डिवाइडेड, उन ऑडिट एरियाज की चेकिंग के लिए जॉइंटली ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और कॉमन ऑडिट एरिया का डिसीजन जो तुम ले रहे हो, कॉमन ऑडिट एरिया को ऑडिट करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी डिटरमाइंड फॉर कॉमन ऑडिट एरियाज, उसका जो डिसीजन ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ कॉमन जॉइंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बीच में तुम्हारा था ये वाला, जहां पे तुमको कोई बात पता चल जाती है और तुम दूसरे जॉइंट ऑडिटर को बताते हो, और जॉइंट ऑडिटर भी एग्री करते हैं, दोनों के दोनों एग्री करते हैं उस कॉमन ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग से, एंड देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस यू विल बी हेल्ड जॉइंटली रिस्पांसिबल फॉर दोस पॉइंट्स आल्सो। देख लो ये लास्ट पॉइंट भी पढ़ लो, कोई डाउट है क्या? फटाफट से बता दो। ये पॉइंट सारे के सारे 6 पॉइंट याद हो गए क्या? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जॉइंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी कब कब आती है? 6 के 6 पॉइंट अच्छे से याद होने चाहिए, और नीचे के पॉइंट भी एक बार गो थ्रू कर लो फटाक से। और संजना तुम रेडी रहो मुझे वो आंसर बताने के लिए, करके आओ कि नहीं जो तुमको बताया था? यस। ठीक है, इस आंसर को चेक कर लो फटाफट से, ये वाला, और उसके बाद अपन वाला आंसर करते हैं। यस, क्लियर? देखो लास्ट सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ये लास्ट सेकंड पॉइंट में कॉमन ऑडिट जॉइंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है या इंडिविजुअल ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है? ऐसे एरियाज, ऐसे वर्क एलोकेटेड एरियाज में, मतलब जो तुमको, मान लो कृष्णा और मैं जॉइंट ऑडिटर है, और जो काम कृष्णा को करना था, जो एरिया कृष्णा का कवरेज है,
उस एरिया की ऑडिट करने के लिए जो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन किया जाएगा, डिसीजन जो दिया जाएगा, वो डिसीजन के लिए क्या जॉइंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि सिर्फ कृष्णा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? यस कृष्णा। तो वॉइस ब्रेक हो रही थी, आप क्वेश्चन रिपीट कर दो ना। मैं बोल रहा हूँ कि तुम और मैं जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं, तुमको एसेट और लाइबिलिटी मान लो चेक करनी है, कवरेज तुम्हारा एसेट लाइबिलिटी है, तो एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर जो तुम परफॉर्म करोगे उसके लिए जो नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करोगे कि नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा मेरा, ये जो डिसीजन के लिए जॉइंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? मेरी सिर्फ आएगी। सिर्फ तुम्हारी आएगी, यही तो बोल रहा हूँ, यही तो लिखा है लास्ट सेकंड पॉइंट में। लास्ट सेकंड पॉइंट में यही लिखा है। लेकिन ऐसे कॉमन ऑडिट एरिया है, मान लो इनकम हमको कॉमनली करना है, रेवेन्यू आइटम बहुत बड़ा आइटम है रेवेन्यू, तो कॉमन ऑडिट एरिया के लिए जो अपन अब तुम नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करना है, तुमने डिसाइड किया, मान लो तुमने डिसाइड किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? सबकी सर। जॉइंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। हम्म। It is the individual responsibility of each joint auditor to study and evaluate the prevailing system of internal control and assessment of risk. तो रोमम असेसमेंट भी देखा था हमने, सारे जॉइंट ऑडिटर करने वाले थे, और इंटरनल कंट्रोल वगैरह भी चेक करना, वर्क एलोकेशन वाइज इंडिविजुअल जॉइंट ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उसमें। सारे जॉइंट ऑडिटर को अपना अपना रिस्क असेसमेंट करना ही है, सारे जॉइंट ऑडिटर को अपने अपने रिलेटेड वर्क एरियाज के एलोकेटेड एरियाज के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल्स भी इवैल्यूएट करना ही है। तो इवैल्यूएट करना है तुमको, इंटरनल कंट्रोल असेस करना है रिस्क, और इसके रिगार्डिंग तुम्हारी इंडिविजुअल जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। क्लियर है? यस संजना, कौन Yes, सा sir. अपना पॉइंट था? ऐसे 265 का सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ये वाला, यस बोलो फटाफट। हाँ, क्या बोलता है ये? इसमें हमको क्या बोल हाँ, Question इसमें क्या हमको बोलता है? बोलते हैं कि ऑडिटर क्या क्या चीज कंसीडर करेगा जिससे कि उसको ये पता चलता है कि जो डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। तो जो भी ये डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है? तो ऐसे कौन कौन से मैटर्स ऑडिटर जनरली कंसीडर करेगा, उसके एग्जांपल दो हमको, ठीक है? हाँ, तो इसमें क्या क्या बताया उसने? तो इसको मैंने ना 2 पार्ट में ब्रेक किया है। पहला 4.1 पार्ट हो गया और नेक्स्ट का 4.1 पार्ट हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, जब भी हमको ये बताना है कि क्या चीज सिग्निफिकेंट है, तो हम उसका लाइक्लीहुड देखेंगे कि डेफिशिएंसी का लाइक्लीहुड कितना है। लाइक्लीहुड जैसे हम लोग देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि वो कितना ससेप्टेबल टू लॉस या फ्रॉड है। जो हमारा एसेट और लायबिलिटी है वो कितना ससेप्टेबल टू लॉस है, और हमारा जो अमाउंट है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम लोग लाइक्लीहुड देखें, लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसी क्या क्या है। उससे हमको क्या पता चला कि ससेप्टेबल टू लॉस या फ्रॉड क्या क्या है, और वो कितना कॉम्प्लेक्स है, जो अमाउंट है वो कितना कॉम्प्लेक्स है। इससे क्या हुआ कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेफिशिएंसी थी वो हमारे सामने एक्सपोज हो गया जब हम लोग ये 3 पॉइंट देखे। तो ये वाला एक पार्ट करके मैंने याद किया था कि कितना लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसी, उससे मुझे पता चला कि कितना ससेप्टेबल टू लॉस है एसेट और लायबिलिटी, और कितना अमाउंट जो है कॉम्प्लेक्स है। इससे हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट था उसके अंदर जो डेफिशिएंसीज थी वो एक्सपोज हो गई। तो एक तो बार मैं हमने फिर क्या से किया इसको रिफ्रेम कि अगर करूं, तो अपन इसको ऐसा कर सकते हैं कि लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द फ्यूचर, कि भैया क्या चांसेस है, लाइक्लीहुड बोले तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है, राइट? प्रोबेबिलिटी क्या है? सिर्फ वॉइस नहीं है। नहीं, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ तुमको कि सबसे पहला पॉइंट हो गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी की हो गया तो क्या प्रोबेबिलिटी क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलने की इन द फ्यूचर? अगर हुआ तो मतलब हो गया मान लो, तो कितना लॉस होगा मेरे को, कितना फ्रॉड हो सकता है मेरे एसेट लायबिलिटी में, क्या लॉस, कितना फ्रॉड हो सकता है अगर हो गया तो। पहले तो हमने अगर हुआ तो चांसेस क्या है 50, 60, 70% क्या चांसेस है? अगर हो गया 60%, अगर ट्रू सेटिस्फाई हो गया तो लॉस और फ्रॉड कितना होगा? और ये लॉस और फ्रॉड डिटरमाइन कैसे करोगे तुम कि कितना हमारे कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व होगी, और इससे हमारा पूरे जितने भी अमाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स जितने भी थे वो एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे संजना ने बताया डेफिशिएंसीज, जितनी डेफिशिएंसीज थी एक्सपोज टू दी डेफिशिएंसीज। फिर
तो अभी जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अमाउंट एक्सपोज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी जो कि ऑकर हुआ है किस कारण, अकाउंट बैलेंस या क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के कारण जो ऑकर हुआ उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो पहला वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी करके एक पॉइंट हो गया, और सेकेंड ये है कि हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे कंट्रोल पे, कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। उसके अंदर का सर मैं कवर करूंगी, फिर पहले नेक्स्ट बता दें। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी को हम लोग कंट्रोल करेंगे, इससे हमको क्या होगा कि क्या क्या कॉजेस है और किस फ्रीक्वेंसी में हमारा एक्सेप्शन जो डिटेक्टेड है वो हमको पता चलेगा। वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी को कंट्रोल किया तो हमको हमारा कॉज और फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिशिएंसीज क्या है, डेफिशिएंसी इन द कंट्रोल क्या है वो पता चला। इससे हम लोगों ने क्या किया कि जो डेफिशिएंसी थी उसके साथ इंटरेक्ट किया, ये वाला प्रोसेस फॉलो करके। फिर तो इसके अंदर क्या था कि हाँ बोलो जैसे कंट्रोल टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को जैसे हमने इम्पोर्टेंस दिया, तो उसके अंदर मेजर पॉइंट क्या क्या कवर है कि जो भी बड़े मैटर होते हैं जैसे कि फ्रॉड, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड पे कंट्रोल करना। और फ्रॉड किस कारण हो सकता है कि अगर हम लोग सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन करते हैं रिलेटेड पार्टी के साथ, और रिलेटेड पार्टी के साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन यानी क्या होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन जो कि हम लोग आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हम लोग लिंक करके पढ़ सकते हैं। और 2 पॉइंट क्या हुआ कि अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी पे हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी हम लोग करेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएंगे, ताकि इससे क्या होगा, हमारा जो पीरियड एंड का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस रहता है उस पर हमारा कंट्रोल आ जाए। तो ये 2 पॉइंट हम लोग रिलेट करके पढ़ सकते हैं, और फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट रिलेट करके पढ़ सकते हैं तीनों। परफेक्ट है, ये परफेक्ट है। इसमें अपन थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि कॉज एंड फ्रीक्वेंसी पहले लेके कि भैया कॉज क्या है, कारण क्या है, ये जो एक्सपोज अमाउंट डेफिशिएंसीज है इसका कारण क्या है। तो कारण मैंने पता किया, तो कारण 2 कारण थे, एक तो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी पे मुझे कंट्रोल लाना है, और दूसरा डेफिशिएंसीज में आपस में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, जैसा भी बोल लो। तो ये 2 कारण हो सकते हैं मेरे, तो तुमको ऐसे याद आ जाएंगे कि कॉज एंड फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी होती है, बातचीत कितना ज्यादा करते हैं लोग फ्रीक्वेंसी, और कॉज बोले तो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी में कंट्रोल लाना जरूरी है। कॉज क्या है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी में कंट्रोल नहीं है, वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी में कंट्रोल नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी तुम्हारा हो सकता है, इसको तुम फर्स्ट ले लो, तो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी तुम्हारा दूसरा हो गया, और ये तुम्हारा तीसरा हो गया। दूसरा मतलब वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी और कंट्रोल दोनों ही आ गए। क्लियर है? तो ये वाला आंसर एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना, ये मेरे अटेम्प्ट में आया हुआ है, उसके बाद से आया नहीं है, एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, और कहीं भी नहीं आया था, ना आरटीपी ना एमटीपी, कहीं कहीं पे कभी भी नहीं आया है, सीधा स्ट्रेट अवे एग्जाम में आया था मेरे अटेम्प्ट में। और इसके बीच के पॉइंट्स भी तुम रिलेट कर सकते हो कि फ्रॉड जनरली किससे रिलेट होता है, रिलेटेड पार्टी से, और रिलेटेड पार्टी जनरली जब ट्रांजेक्शन करोगे तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही करोगे। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब भाई 100 रुपए की चीज 150 में खरीदोगे तुम जानबूझ के, या 100 रुपए की चीज 50 में खरीद के दिखाओगे, रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हो ट्रांजेक्शन। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर्म लेंथ प्राइस में जितना होना चाहिए था वो हो सकता है तुम ना करो व्हेन यू आर ट्रांजेक्टिंग विद रिलेटेड पार्टी, एंड दैट मे लीड टू फ्रॉड। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। तो कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर्स में आ जाओ। तो भाई ऐसा जरूरी है क्या कि मान लो मैं, दीपक और संजना तीनों ऑडिट कर रहे हैं, और संजना बोल रही है कि मैं और दीपक जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो फिर उस केस में क्या संजना अपना अलग ओपिनियन दे सकती है क्या? यस सर, दे सकता है।
कि उसको हम Yes, sir, दोनों की दे मेजोरिटी सकते के हिसाब से चलना पड़ेगा? दे सकता है अलग दे सकती है, राइट? तो वेयर इन द कोर्स ऑफ ऑडिट अ जॉइंट ऑडिटर कम्स अक्रॉस मैटर्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द एरियाज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर्स एंड व्हिच डिजर्व देयर अटेंशन, उस केस में, सॉरी ये कुछ दूसरी बात बोल रहा है, वेयर इन द कोर्स ऑफ ऑडिट अ जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस मैटर्स व्हिच आर रेलेवेंट टू द एरियाज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, ये वही बात बोल रहा है जहां पे मैंने कृष्णा को बतानी थी क्या, कि भैया जो मुझे एक बात पता चली जो कि कृष्णा के ऑडिट एरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, उसके ऑडिट एरिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जाके उसको कम्युनिकेट कर दूं। ये वाला पॉइंट ये बोलता है कि वेयर इन द कोर्स ऑफ ऑडिट जॉइंट ऑडिटर को कोई ऐसा मैटर पता चलता है विच इज रेलेवेंट टू द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर and which deserve their attention. In that particular case, disclosure and required discussion, application of judgment by other joint auditor. तो इस केस में जो मैं हूं, मैं the said joint auditor communicate करेगा same to all the other joint auditors in writing prior to the completion of the audit. तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस केस में उसको प्रायरली कम्युनिकेट कर देना है सारे जॉइंट ऑडिटर्स को। देन इसके बाद देखोगे तो it shall be the responsibility of each joint auditor to determine the entity of audit procedure to be applied in relation to the areas of work allocated to said joint auditor। ये वापस से वही बात बोल रहे हैं जो अपन ने ऊपर में देख लिया है, और ये भी बात वही बोल रहे हैं जो अपन ने ऑलरेडी ऊपर में देख लिया है। रिपोर्टिंग में आ जाओ, सीधा रिपोर्टिंग में। रिपोर्टिंग में बोलते हैं कि देखो तुमको एक कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, ठीक है? अलग अलग जॉइंट ऑडिटर अपनी अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी? कॉमन ऑडिट रिपोर्ट होगी, तीनों की ऑडिटर की कॉमन ऑडिट रिपोर्ट होगी। लेकिन जैसे हमने देखा क्या कि अगर संजना डिसएग्री कर रही है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे ओपिनियन से, तो उस केस में अपना अलग ओपिनियन, अपना अलग ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्रेस ओपिनियन अलग एक्सप्रेस कर सकती है, ओवरऑल अलग ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकती है संजना, एक अलग ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकती है संजना। इन केस शी इज नॉट सेटिस्फाइड विथ आवर ओपिनियन, शी डजंट एग्री विथ आवर ओपिनियन, देन इन दैट पर्टिकुलर केस they can express their opinion in a separate audit report। important, separate audit report दे सकती है संजना, और हमारे व्यूज से वो बाउंड नहीं है कि भैया मेजोरिटी दो लोग बोल रहे हैं ना, तो मैं अकेली कौन होती हूँ जो हम इन दोनों को अपोज करें। तो वो अपना ओपिनियन देगी, अपना अलग ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगी। शी इज नॉट बाउंड बाय द मेजॉरिटी व्यूज, शी इज नॉट बाउंड बाय द मेजॉरिटी व्यूज ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स रिगार्डिंग द ओपिनियन ऑन मैटर्स टू बी कवर्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट एंड शैल एक्सप्रेस ओपिनियन फॉर्म्ड बाय द सेड जॉइंट ऑडिटर इन अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। अगर वो डिसएग्री कर रही है तो अलग से अपना ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगी, उसमें अपना अलग ओपिनियन दे देगी। उस केस में मुझे बताओ फटाफट से, तुम लोग का ऐसे 706 हो चुका है, ऐसे 706 हो चुका है ना? यस यस कृतिका, तो मुझे बताओ कृतिका फटाफट से, ईएमपी और ओएमपी जो था, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा जो था और अदर मैटर पैरा था, दोनों मुझे बताओ फटाफट से क्या था ये दोनों? डिफाइन करके प्रॉपर्ली कॉन्सेप्चुअली क्या था? ईओएम पैरा, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और अदर मैटर पैरा क्या था? सर जो चीज ईएमपी होता है मैटर्स जो पहले से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो, और ऑडिटर की जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट है कि वो फंडामेंटल यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्क्लोज किए जाए। और ओएमपी वो मैटर्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं होते, बट एज पर वो रेलेवेंट है कि जो है ऑडिट रिपोर्ट के, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ही नीड टू डिस्क्लोज दैट on a separate paragraph in a separate एक बार अगर paragraph. मैं वापस से बोलूं तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और अदर मैटर पैरा में क्या डिफरेंस हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज है क्या? यस, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में डिस्क्लोज है, बट अदर मैटर पैरा वैसे मैटर से रिलेटेड होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी डिस्क्लोज नहीं है। लेकिन ये किससे इंपॉर्टेंट होते हैं? ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, इनसे बातों से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये वाली बातें जो कि ऑडिटर को लग रहा है उसके प्रोफेशनल जजमेंट के कि ये तीन बातों से रिलेट करता है वो चीजें, तो उसको अदर मैटर पैरा में बता देना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज बात है, नोट्स टू अकाउंट में तुमको दिख जाएगा, तो मैं एज एन ऑडिटर मेरे को लग रहा है कि मेरे प्रोफेशनल जजमेंट में कि ये यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट मैटर है विच ब्रॉट टू बी नोटिस इनटू द ऑडिटर, विच गॉट टू बी ब्रॉट इनटू द नोटिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स। देन इन दैट पर्टिकुलर केस मैं रेफरेंस दे दूंगा कि भैया जाओ नोट 16 में जाके देख लो, ऐसा मैं एम्फेसिस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या तुमको लगता है कि जो संजना सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रही है
वो ऑडिट, ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तीनों में से किसी एक से रिलेटेड है? यस और नो? ऑडिटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। हमने जो, मैं और दीपक ने जो ऑडिट ओपिनियन दिया था, एक्सप्रेशन दिया था, अब वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इसीलिए तो इशू कर रही है। क्यों? ताकि वो हमारे दोनों के ओपिनियन से बाउंड ना हो। वो हमारे दो ओपिनियन अगर गलत निकले तो वो नहीं पकड़ाएगी, हम दो पकड़ाएंगे। हम दो गिल्टी पाए जाएंगे अगर हम दो गलत होते हैं तो संजना अपने ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे जा रही है, अलग जा रही है। अपना ऑडिटर रिपोर्ट उसकी अलग है, तो ऑडिटर रिपोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है ये। सिमिलरली ऑडिट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट बात है ये। एंड देयरफॉर ये मैटर तुमको क्या लगता नहीं है, ये जो चीज है ये अदर मैटर पैरा में आएगी? फटाफट से क्विकली बताओ। ये जो बात है जहां संजना ने सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है, ये बात तुमको लगता नहीं कि अदर मैटर पैरा में आएगी? सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शैल आल्सो मेक रेफरेंस टू द ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर, सच रेफरेंस शैल बी मेड अंडर द हेडिंग, कहां पे? अदर मैटर पैराग्राफ में, हेडिंग में ये तुम बताओगे कि भैया हमने सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू की है और इसके अलावा भी एक जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट एक और इशूड है जहां पे कि और जॉइंट ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट इशू की है। मेरी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सेपरेट है। ये सब तुम बताओगे, ये सब रेफरेंस कहां दोगे? अदर मैटर पैरा में दोगे। क्लियर है क्या? सर सर यहाँ पे जैसे अलग ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की बात हो रही है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इज इट ऐसे होता होगा क्या? बिकॉज दो बैलेंस शीट ऐसे कैरी करना फॉर द मैनेजमेंट विल नहीं, बैलेंस शीट थोड़ी ना अलग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम है। तुम्हारा ओपिनियन अगर अलग है तो तुम सेम ऑडिट रिपोर्ट, पूरा सारी चीजें सेम रहेगी। जहां पे तुम्हारा ओपिनियन अलग रहेगा, तुम्हारा जिस मैटर पे ओपिनियन अलग रहेगा, उस ओपिनियन, लेट से तुमको इस मैटर पे क्वालिफाई नहीं करना है बट मेरे को क्वालिफाई करना है अगर, तो देन ऑफ कोर्स मैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट तो नहीं दे सकता ना तुम्हारे साथ। तो इस केस में बस ऑडिट रिपोर्ट, बाकी चीजें सेम रहेगी, बट जस्ट दैट वो ओपिनियन पैरा या जो मैटर को मेरे को एम्फसाइज करना है वो अलग हो जाएगा। ओके। तो ज्यादा ऐसा वो डिफरेंस नहीं है, बस जिस पॉइंट पे डिफरेंस है वो तुम बताओगे। और फिर चीज तुम अदर मैटर पैरा में जब आओगे तो वहां पे क्लियरली स्पेसिफाई कर दोगे कि भैया इसके अलावा एक और ऑडिट रिपोर्ट है विच इज बीन इशूड बाय सृष्टि, अदर जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर से दोनों साइन करेंगे। जॉइंट ऑडिटर्स, जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट दोनों ऑडिटर साइन करेंगे। जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट जो कॉमन ऑडिट रिपोर्ट है वो तो दोनों साइन करेंगे, लेकिन तुम अपनी डिसएग्री होने के बाद भी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट तुम साइन करोगे? नहीं, आपस में डिसएग्री होने के बाद भी दोनों साइन करेंगे। नहीं, आपस में डिसएग्री कर लिया तो तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट हो गई, वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट हो गई। जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट, तुम्हारी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट तुम साइन करोगे। नहीं, सपोज जैसे एक ऑडिटर अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है और एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा है, तो जो क्वालिफाइड दे रहा है वो सेपरेट तो अपनी इशू करेगा रिपोर्ट, बट जो जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें एक ऑडिटर अनक्वालिफाइड दे रहा है तो उसमें तुम नहीं करोगे ना, वही तो बता रहा हूँ, तुम उसके साथ ही नहीं हो, तुम उससे डिसएग्री कर रहे हो। तो फिर जॉइंट तो रही नहीं ना, वो जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट तो रही नहीं। फिर जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है, यहाँ पे तुम बोल रहे होंगे तो जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट ऐसे हो सकती है कि दो जॉइंट ऑडिटर अलग है, तो दो ऑडिटर वहां पे, उस केस में दोनों ऑडिटर, वो दो ऑडिटर तो साइन करेंगे। मोर देन 2 ऑडिटर है, तो मोर देन 2 ऑडिटर है तो हो सकता है, लेकिन ये सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट है इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स, एसबीए ब्रैकेट। ऐसा नहीं होगा कि जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में भी एक ओएम पैरा में रेफरेंस दे इंडिविजुअल रिपोर्ट की, और इंडिविजुअल रिपोर्ट में भी जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट की रेफरेंस दे ओएम पैरा में, और साइन दोनों जगह पे करें। अगर तुम उसके ओपिनियन से नहीं हो सेटिस्फाइड, एग्री नहीं कर रहे हो, तो यू कांट साइन इन दैट जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट। जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट बट ओएम पैरा में तो डाल ही दिए ना, ओएमपी पैरा में डाल रहे हो कि तुम ऑडिट रिपोर्ट एक और इशू किए हो, एक और ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन इशूड बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स। ओएमपी पैरा में डाल क्या रहे हो, मतलब कि एक और ऑडिट रिपोर्ट इशूड है, इशूड बाय अदर ऑडिटर्स, बट मैं स्पेसिफाई नहीं, इसलिए आई हैव इशूड दिस beside this matter we disagree on this, and therefore the other audit report is issued with respect of this matter। और वैसे साइन वो दोनों ही करे। साइन देखो, जनरली देखोगे तो जितने बैंक वगैरह की देखोगे तो 4 या उससे ज्यादा ही जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट्स रहती है, तो उसमें देखोगे तो सबका सील रहता है, बट प्रैक्टिकली ज्यादातर नहीं होता ये कि डिसएग्री हो,
बट इन एनी केस अगर तुम डिसएग्री हो रहे हो तो तुम जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में साइन नहीं कर रहे हो, तुम एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू कर ही रहे हो। उसमें ऑलरेडी जो ओके जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में सारी जो ओपिनियन है, बाकी सारे जितने सेम है, वो तो तुम उनके साथ कर ही रहे हो ऑलरेडी, अपने अपने खुद के ऑडिट रिपोर्ट में भी वो बात बता ही रहे हो। ओके सर ओके। इसकी देखोगे तुम अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मैं देख रहा था कल, तो उसमें ऐसे 7 6 7 7 8 सील लगे हुए थे ऑडिट रिपोर्ट के। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ जाओ, रिव्यू ऑफ वर्क बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स। तो मैंने अगर ऑडिट किया और कृष्णा ने भी अलग से ऑडिट किया था, तो क्या मुझे अब कृष्णा पे भरोसा नहीं रखना चाहिए? क्या मुझे कृष्णा के काम को भी रिव्यू करना चाहिए? नो सर। नहीं करना चाहिए। अगेन क्यों? जो पहले अपन रीजन देते थे हमेशा से, क्या रीजन देते थे? दोनों सीए दोनों भाई भाई, दोनों सीए दोनों भाई भाई, एक भाई दूसरे भाई पे भरोसा नहीं करेगा तो कौन करेगा, राइट? तो यहाँ पे भी वही बोलते हैं कि अदर जॉइंट ऑडिटर्स हैव कैरिड आउट देयर पार्ट of the audit work and the work has actually been performed in accordance with the essays only issued by ICI. It is not necessary for a joint auditor to review the work performed by other joint auditors or perform any test in order to ascertain whether the work has actually been performed in such a manner or not. तो तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि तुम उसके वर्क को रिव्यू करो इन ऑर्डर टू satisfy yourself whether the work has actually been performed by Krishna or not. बट कॉम्पिटेंसी तो जज करेंगे ना एक दूसरे की। कॉम्पिटेंसी जज यहाँ पे नहीं होता है, वो उस केस में होता है इन केस शी इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन केस ऑफ ऐसे 600 तुमको रेफरेंस मिलता है कि तुम्हारे आईटीआई या मेंबर का, आईटीआई का मेंबर नहीं है तुम्हारा अदर जॉइंट ऑडिटर, देन यू हैव टू चेक विद कॉम्पिटेंसी। बट यहाँ पे अगर वो सी है तो हाउ कैन यू डाउट और हाउ कैन यू क्वेश्चन अबाउट कॉम्पिटेंसी, राइट? ओके सर जैसे वो है ना पेयर रिव्यू वगैरह में कि हाँ वो तो छोटी फर्म को साथ में होना चाहिए। इन द सेंस वो तो तुम्हारा ये हो गया कि तुम को जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। लेट्स से लिस्टेड एंटिटी का है तो द फर्म हैज टू बी पीयर रिव्यूड, वो तो अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा वरना उसके बिना। जो भी बेसिक स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट है कि इतने ऑडिटर, इतने ऑडिट पार्टनर होने चाहिए, इतने रिक्वायरमेंट ऐसा ऐसा होना चाहिए, वो तो एंटिटी करेगी। जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट करने के पहले एंटिटी खुद करेगी, देखेगी। ठीक है। The other joint auditors have brought to the said joint auditors notice any departure from applicable FRF or significant observations that are relevant to their responsibilities noticed in the course of audit. तुमको कोई भी दिक्कत लग रही कहीं पे भी कि कहीं ऐसे का या कहीं एफआरएफ का कहीं भी कोई भी डेविएशन हुआ है, कहीं भी नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो यू गॉट टू ब्रिंग दिस टू इनटू द नोटिस ऑफ द अदर जॉइंट ऑडिटर्स। और देखो लास्ट के 2 पॉइंट क्या बोलते हैं कि वेयर एफएस ऑफ अ डिवीजन ब्रांच आर ऑडिटेड बाय वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स, तो अदर जॉइंट ऑडिटर्स आर इंटाइटल्ड टू प्रोसीड ऑन द बेसिस दैट कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करते हैं ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द डिवीजन ब्रांच कंसर्न। और फाइनलाइजेशन के पहले तुम आपस में डिस्कस कर लेना, कम्युनिकेट कर लेना आपस में, जो भी कंक्लूजन ले रहे हो तुम, जो भी कंक्लूड कर रहे हो आपस में एक बार ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट आपस में डिस्कस कर लेना। ऑफ कोर्स एंटिटी के साथ तो डिस्कशन किया ही जाता है एनीवे। तो यहाँ अपना मोटा माटी ऐसे 299 हो गया है ऑलमोस्ट, समझोगे तो। ये एक बार तुम देख लेना, छोटे छोटे पॉइंट है, ऐसा नॉट दैट एग्जाम ओरिएंटेड, बट क्वेश्चंस एक बार अच्छे से चेक कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन, पर्टिकुलरली एक्सेलेंट बैंक लिमिटेड वाला, ऑल्सो डाइस लिमिटेड, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन ये गिन के। और जॉइंट ऑडिटर्स, जॉइंट ऑडिट ऐसे 299 से जनरली फिर रिपीट आते हैं ये सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। होमवर्क जो मैं होमवर्क क्वेश्चंस का दे रहा हूँ एसेस का, वो तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्वेश्चंस को गो थ्रू, कोई क्वेश्चंस में किसी का डाउट नहीं आ रहा है? सारे क्वेश्चंस बन जा रहे हैं? ऐसा डाउट नहीं आ रहा है कि सर इसमें ये आंसर है, ये वाला आंसर भी हो सकता है क्या, या ये को आंसर क्यों नहीं है? स्टैंडर्ड्स के साथ क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है स्टैंडर्ड्स करके।
कोई मतलब नहीं है स्टैंडर्ड्स करके अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हो स्टैंडर्ड्स का। तो वहां जाके एग्जाम में आते हुए भी गलत लिख के आओगे नहीं तो। कितना टाइम लगेगा भाई? 10 15 15 मिनट लगेगा तुम लोग करोगे तो क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन का क्यों नहीं कर रहे हो? रिवाइज भी हो जाएगा पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एक बार। ठीक है, करके आना पकायदा अच्छे से। अभी आ जाओ नेक्स्ट ऐसे 300 में। कम टू ऐसे 300। एक बार रिव्यू करना है तो रिव्यू कर लो फटाफट से 299 को। 815 को स्टार्ट करते हैं अपन फिर, या 812 को। 5 मिनट, 5 मिनट फटाफट से रिव्यू करना है तो रिव्यू कर लो, किसी को ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लो। 5 मिनट में अपन स्टार्ट करते हैं 8:12 से ऐसे 300। यस चलो लेट्स स्टार्ट विद ऐसे 300। ऑलरेडी 2 क्वेश्चन तो अपन कर ही ले इसमें। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे अब बोलते हैं प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इस पे आ जाओ, क्या क्या पॉइंट्स देखने इसमें अपने को। ये बोलता है कि प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट्स नॉट अ डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब जो एक फुल स्टॉप लग जाए जहाँ पे। तो प्लानिंग में कभी फुल स्टॉप लगेगा नहीं। जिंदगी का नाम चलती गाड़ी क्या बोलते हैं अपन। तो वही है, समझो यहाँ पे भी प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। जैसे पिछला ऑडिट खत्म हुआ तुरंत प्लानिंग तुम्हारी अगली चालू हो जाएगी और कंटिन्यू होते ही चलते ही रहेगी अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। तो प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट खत्म होने के बाद ही तुम्हारी प्लानिंग चालू हो जाएगी एंड कंटिन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। हाउएवर देखो यहाँ पे क्या बोलता है, प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो इसमें जब तुम प्लान कर रहे हो तो तुमको कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये सब भी सोचना पड़ेगा बिफोर परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अब याद है तुम लोगों ने, अपन ने डिटरमाइन किया था दो, एक आरएपी और एक एफएपी था। तो तुम जब प्लानिंग कर रहे हो तो तुमको एफएपी करने के पहले भी कुछ एक्टिविटी और टाइमिंग के पहले तुमको कंसिडर करना पड़ेगा ऐसी कौन सी एक्टिविटी या कौन सी प्रोसीजर है जो तुमको एफएपी के पहले करना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ द रोमम सच मैटर्स एज। मतलब जो तुम यहाँ पे रोमम के लिए करने वाले हो उसके भी पहले एग्जाम्पल के रूप में तुमको दिया हुआ है कि तुम क्या क्या और कंसिडर करोगे, क्या क्या और कंसिडर करोगे। इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन जो बोल्ड मार्क है इसको मार्क करके रखना, क्योंकि हो सकता है कि एज इट इज क्वेश्चन जब पूछे तो यही पूछेगा तुमको। क्या पूछेगा क्वेश्चन? एज एन ऑडिटर व्हाट डू यू नीड टू कंसिडर प्रायर टू योर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम in your planning, in your audit planning, what do you need to consider in your audit planning, what do you need to consider prior to the auditor's identification and assessment of the romum matters। कौन कौन से तुम कंसिडर करोगे, matters that need to be considered। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसमें अब मैं प्रायरली और भी ये सारे जनरल चीजें मैं देख लूंगा, मेरे एनालिटिकल प्रोसीजर चेक कर लूंगा कि कौन कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर को मैं अप्लाई कर सकता हूँ एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो जब अपन ऐसे 520 देखेंगे ना तो अपन देखेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर अपन नॉट ओनली फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर देखे थे, याद है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर था एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और एक था सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर के अंदर था फिर तुम्हारा क्या, टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और एक था तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी अंडर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और अपन 520 में देखेंगे दैट इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज आरएपी समटाइम्स, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज आरएपी समटाइम्स। एंड फर्दर एक चेक लगाने के लिए कि पार्टनर लेवल जब कंक्लूजन स्टेज ऑफ ऑडिट जब आ जाता है कि भैया मेरे को रिव्यू करना है वर्क कि तुमने सही सही काम किया कि नहीं, तो मैं एक चेक लगाने के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ कि पिछले ऑडिट में और इस बार के ऑडिट में क्या डिफरेंस आ रहा है। पिछला फिगर ये था, इस बार का फिगर ये था, तो रेशियो एनालिसिस करना, पिछले फिगर से कंपेयर करना एट पार्टनर लेवल पे, कंक्लूजन स्टेज पे मैं मोटा माटी चेक करना, ये भी एनालिटिकल प्रोसीजर, ये तीसरा यूज होता है।
तो एफएपी के रूप में भी होता है, आरएपी में भी होता है, और कंक्लूजन स्टेज में टू कंक्लूड द ऑडिट भी होता है। तो यही पे बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या आरएपी, क्या ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है, क्या ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है टू बी अप्लाइड एज आरएपी, क्या मुझे आरएपी में अप्लाई करना चाहिए क्या एनालिटिकल प्रोसीजर एज पर ऐसे 520। दूसरा, जनरल अंडरस्टैंडिंग लेना लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो तुम्हारे एंटिटी को अप्लाई हो रहा है। तीसरा, मटेरियलिटी डिटरमाइन करना एज पर ऐसे 320। इन्वॉल्वमेंट एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना एज पर ऐसे 620। एंड अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो भी तुमको परफॉर्म करनी हो सकता है वो तुम परफॉर्म कर लोगे। दिस इज डन बिफोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोमम। ऐसे मैटर्स क्या क्या कंसीडर करोगे तुम? तो देखो, याद करने वाले एकदम सिंपल है। एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया तुम्हारा 520, मर्टिलिटी हो गया तुम्हारा 320, और एक्सपर्ट हो गया तुम्हारा 620। ऐसे के नाम अगर मैं बोलूँ तो ऐसे के नाम वाइज याद रख सकते हो, 320, 520, 620, 320, 520, 620, 320, 520, 620, 420 होता नहीं है कुछ, ठीक है? तो 320, 520, 620। इसके अलावा लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो तुम लोगे ही लोगे, इसके बारे में जानकारी। एंड और भी इसके बाद अलग कुछ तुमको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो तुम कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिमाग में रखना। क्वेश्चन क्या है, क्या क्या मैटर्स तुम कंसीडर करोगे बिफोर परफॉर्मिंग योर ऑडिट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोमम। प्लानिंग में तुम और क्या क्या मैटर्स कंसीडर कर सकते हो इन योर ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, मैटर्स क्या क्या कंसीडर करोगे इंपॉर्टेंट है। एंड रोमम आइडेंटिफाई करने के पहले, प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम। अभी की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी था। मैंने बताया भी था कि माधव को लेके जाऊंगा अगर मैं, तो फिर बहुत ज्यादा शैतानी करेगा वो, इसलिए की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का ही इन्वॉल्वमेंट होना है यहाँ पे ऐसे 300 में। तो यहाँ पे ऐसा समरी दिया हुआ है जो कि तुम बाद में भी रेफर कर सकते हो, अपन ऑलरेडी डिटेल में देख ही रहे। तो देखो समरी वाइज देखो, अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी देखता हूँ कि भैया एंगेजमेंट एक्टिविटी एक्सेप्ट करने के पहले मुझे ये 3 बातें कर लेनी है, ये 3 बातें कर लेनी है। उसके बाद मैं प्लानिंग करता हूँ, डेवलप करता हूँ मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी। फिर मैं ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेसिस में ऑडिट प्लान डेवलप करता हूँ। तो ये तीसरे पॉइंट में ऑडिट प्लान में तुम्हारी ये 3 बातें आ जाएगी जो कि अपन नीचे देखेंगे। ऑडिट स्ट्रेटेजी अपन ने ये 5 बातें देख ली है, याद है? सीआरओ से एंगेजमेंट पार्टनर में कन्वर्ट होके रहूंगा। प्लानिंग में भी तुम देखोगे तो आरएपी डिटरमाइन करना, एफएपी डिटरमाइन करना, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर देखना। आरएपी एज पर ऐसे 315, एफएपी एज पर ऐसे 330, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर जो भी तुमको देखना, ये तुम प्लानिंग करते हो जो ऑडिट प्लान, और उसके बाद तुम एग्जीक्यूट करते हो ऑडिट को, एंड फाइनली तुम डॉक्यूमेंट कर लेते हो। तो ये तुम्हारा एक ऐसे का फ्लो हो गया। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी अपन ने देख लिया ऑलरेडी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, यस दिव्या, क्या था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी? तीनों पॉइंट फटाफट से बताओ, देखो नहीं। अंडरस्टैंड करना एंगेजमेंट को, और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट था क्या कुछ? कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट एक था। एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रहा है कि नहीं एज पर ऐसे 220। हाँ 20। और एक और था एज पर ऐसे 220, तुमको जो 4 पॉइंट करने होते हैं उसका क्या था कि तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए रिलेशनशिप, ये चेक करना एज पर ऐसे 220। 220 के 2 पॉइंट है ना, 220 के क्वेश्चन याद कर लो, सिंपल है एकदम। एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मुझे रिलेशनशिप विद दिस एंटिटी एंगेजमेंट, जो 4 पॉइंट वाले पढ़े थे उसका एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। इसके अलावा तुमको एज पर ऐसे 220 एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट पढ़े थे ना। इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि लिस्टेड एंटिटी के केस में इंडिपेंडेंस जो है वो एंगेजमेंट पार्टनर के अलावा EQCRR भी देखता है, याद है? तो इंडिपेंडेंस ये सब अपन ने पढ़ा था वहां पे भी। और एक ऐसे 210 वाला पॉइंट था कि एंगेजमेंट लेटर में तुम्हारा कॉमन अंडरस्टैंडिंग, याद रखो। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट। प्लानिंग एक्टिविटी भी देख लिया अपन ने। यस चिरंजीत बताओ। प्लानिंग एक्टिविटी में जो ऑडिट स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान नहीं बोल रहा हूं मैं। ऑडिट प्लान इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मार्क करना डिफरेंस, क्योंकि ऑडिट प्लान का आंसर अलग है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग ऑडिट प्लान अगर पूछेगा तो तुमको चैप्टर 2 का रेफरेंस देना, चैप्टर 2 में आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा मैंने? ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ाया हुआ है, क्या क्या आंसर है? अभी तो देखे थे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट आया।
प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का रिजल्ट आया, याद आ रहा है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो बोलो। ऐसे 299 में। हाँ यहाँ पे भी तो देख चुके। क्या है बोलो फटाफट सलोनी। कैरेक्टरिस्टिक्स रिपोर्टिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स क्या थी हमारी, और एक और हमें रिक्वायरमेंट क्या कितनी थी उसका क्या? उसका क्या रिजल्ट आया है, हाँ ठीक है। और एक और अपने को कितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना पड़ेगी। मैटर्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर डायरेक्टिंग सिग्निफिकेंट टीम्स एफर्ट, सिग्निफिकेंट मैटर्स। हाँ और नेचर टाइमिंग एक्सटेंड, और एक और और कुछ था, एक और कुछ EQC का कुछ था, EQC नहीं सॉरी, तो कुछ एक और कुछ था, मैं भूल गई वो। हाँ मुझे एंगेजमेंट मेरा पहले से कितना ज्यादा उस मतलब पहले अगर मैंने वर्क कर रखा है उसमें तो मुझे कितना एक्सपीरियंस है उसका। तो क्या कोई एंगेजमेंट पार्टनर का कोई रेलेवेंट नॉलेज गेन्ड ऑलरेडी है ऑन द प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट्स परफॉर्म, एंड ऑल्सो द रिसोर्सेज का नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज जो तुमको लगने वाले हैं इस ऑडिट को करने के लिए। ठीक है क्या चिरंजीत? यस सर। याद करो, तुम याद नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। अब ऑडिट प्लान डेवलप करना पड़ेगा। इसके बाद अपन ऑडिट स्ट्रेटेजी एक मोटा मोटी फ्रेमवर्क ब्रॉड बना लिए। अब इसके अकॉर्डिंगली वो ब्रॉड फ्रेमवर्क के तहत अपन क्या करने वाले हैं, ऑडिट प्लानिंग करेंगे। तो ऑडिट प्लानिंग में कुछ नहीं है, तुम्हारा क्या है, ऑडिट प्लानिंग में कुछ नहीं, तुमको ऐसे 315 में जो आरएपी परफॉर्म करते हो वो देखना है, डिटरमाइन करने की तुमको आरएपी में क्या नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या होगा तुम्हारे प्रोसीजर का, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, टू अंडरस्टैंड द एंटिटीज इन्वायरमेंट, एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करना। ये सब के लिए मैं ऐसे 315 में आरएपी परफॉर्म करता हूँ। तो क्या नेचर का होगा, क्या टाइमिंग होगी उसकी, और कितने एक्सटेंड तक मुझे करना है। दूसरा भैया ऐसे 330 में अब ये जो रोमम मिलेगा मुझे आफ्टर परफॉर्मिंग आरएपी एज पर ऐसे 315, जो मुझे रोमम मिलेगा उसको मेरे को रिस्पॉन्ड करना है एज पर ऐसे 330। तो उसी का नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्लान फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एट द असर्शन लेवल, एंड तीसरा अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो कुल मिला के बोलूँ तो मैं आरएपी हो गया, एफएपी हो गया और ओएपी हो गया। और तुमको कहीं भी लग रहा है कि तुमको ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान को अपडेट करना है, चेंज करना है, तो यू शुड डू दैट, यू शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी या ऑडिट प्लान। तो अब आती है बात अपडेट करने की, चेंजेस लाने की, चेंजेस अपडेट चेंज करने की। तो हो सकता है कभी भी कोई एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट कोई हालात बदल जाए, जज्बात बदल जाए, जिंदगी बदल जाए, तो उस केस में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर को हो सकता है मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ जाए। क्या मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ जाए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान ऑफ कोर्स। उस केस में तुमको फिर से रिस्क को असेस करना पड़ सकता है। तुमको अभी तुमने क्या किया था 315 में आरएपी परफॉर्म करके क्या किया था, रोमम असेस किया था, यस और नो, रोमम असेस किया था। लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि मैं ऑडिट प्लान बदल रहा हूँ। अगर ऑडिट प्लान अगर तुम बदल रहे हो तो ऑडिट प्लान के अंदर तुम्हारा आरएपी भी आता है, तो तुमने जो आरएपी परफॉर्म किया था वो तुम बदल रहे हो। उस केस में हो सकता है तुमको फिर से रोमम वगैरह फिर से रिस्क को असेस करेंगे, एंड उस केस में रिस्क के अकॉर्डिंगली जो नया रिस्क आएगा तो उसी के हिसाब से तुम्हारा नया फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी तुम डिटरमाइन करोगे। यस और नो? भाई जो आरएपी आया करते अपन, आरएपी में अपन रोमम डिटरमाइन करते हैं, रोमम को रिस्पॉन्ड करने के लिए अपन 330 में एफएपी लगाते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि जब तुम आरएपी चेंज कर रहे हो तो हो सकता है तुमको रिस्क का फिर से असेसमेंट करना पड़े, एंड बेस्ड ऑन द न्यू असेस्ड रिस्क यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द न्यू असेस्ड रिस्क एज पर ऐसे 330। तो हो सकता है तुम्हारा एफएपी भी चेंज हो, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी चेंज हो। गेटिंग दिस? तो यही बोल रहे हैं बेस्ड ऑन रिवाइज कंसीडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आल्सो। क्लियर है क्या? तो दिस में बी द केस व्हेन इंफॉर्मेशन कम्स टू द ऑडिटर्स अटेंशन जो कि बहुत बहुत ज्यादा अलग है जो उसको इंफॉर्मेशन पहले दी गई थी।
तो पहले मैनेजमेंट ने कुछ और बोला था, जब बाद में वो ऑडिट करते जा रहे हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन चेकिंग एंड एवरीथिंग इज डूइंग द ऑडिट, जब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाते जा रहे हैं, तो उस समय जो उसको एविडेंसेस इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत ज्यादा डिफर कर रहे हैं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट वर अवेलेबल टू हिम प्रीवियसली। तो इन केसेस में हो सकता है उसको ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान में चेंज करना पड़ जाए। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यू शुड बी अवेयर दिस पॉइंट। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन सिंपल है एकदम। चेंजेस की बात अगर मैं बोलूं तो चेंजेस करना पड़ सकता है इन द केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और सिचुएशंस दैट मे अराइज wherein the audit procedure may need to be modified and revised consideration के बेस में तुमको फिर से रिस्क असेस करना पड़ेगा and based on the revised assessed risk you have to determine your further audit procedure, nature, timing and extent of further audit procedure। अब इंपॉर्टेंट देखो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या आता है। जब तुम ऑडिट स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो तुमको की डिसीजन जो तुमने लिया है तो काय काय का रिकॉर्ड तुमको मेंटेन करना है। की डिसीजंस कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपर्ली प्लान द ऑडिट, की डिसीजंस मार्क करना बेस्ड ऑन ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रहेगा, की डिसीजंस। ऑडिट प्लान के डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रहेगा, प्लान्ड एंट्री ऑफ आरएपी एंड एफएपी, record of all the audit procedures that you will be performing as a risk assessment procedure, as a further audit procedure, as a other audit procedure also। तो आरएपी में तुम क्या क्या करने वाले हो, अंडरस्टैंड कैसे करोगे एंटिटी को, उसके एनवायरमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को, इंटरनल कंट्रोल टेस्ट कैसे करने वाले हो, इंटरनल कंट्रोल की टेस्ट फेल होते हैं पास होते हैं तो क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे करने वाले हो, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, सब 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 ये तुम्हारे ऑडिट प्लान के डॉक्यूमेंटेशन में आएगा। और जो तुमने यहाँ पे जो भी चेंजेस किया है, ये जो भी चेंजेस किया है ये तुम्हारे अगेन रिकॉर्ड, उसको भी तुम डॉक्यूमेंट करोगे। एक बार 2 मिनट देख लो फटाफट से, अभी तक जितना किया अपन ने ऐसे 300 में, क्विकली रिव्यू करो फटाक से। इसके बाद कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट में तुम क्या क्या देखोगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो था उसके अंदर क्या क्या देखोगे, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट, ये सब क्या क्या देखोगे। ये सब आज तक आया नहीं है एंड आई रियली डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो, बट स्टिल यू शुड हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि अगर आता है तो क्या लिख सकते हैं अपन। सिंपल एकदम अगर मैं बोलूँ तो अगर तुम लोग सोचोगे कैरेक्टरिस्टिक वाइज तो तुम क्या क्या देखोगे कि भैया एंगेजमेंट क्या नेचर का है, क्या एफआरएफ लगेगा, क्या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, क्या क्या लॉ रेगुलेशन एप्लीकेबल है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक वाइज डिटरमाइन करोगे तुम कि ये किस कैरेक्टरिस्टिक्स का एंगेजमेंट है, क्या ये इसको इनकम टैक्स लग रहा है, क्या ये टैक्स ऑडिट के नेचर का है क्या, तो इसको रूल्स टैक्स एक्ट अलग लगेंगे, प्रोसीजर्स हो सकते हैं अलग लगेगी, एफआरएफ हो सकता है अलग एप्लीकेबल हो, तो ये सब तुमको दिखेगा। कौन से बिजनेस सेगमेंट है, क्या बिजनेस का नेचर है, ये तुम्हारी डिटरमाइन करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। सिमिलरली ये सब एक बार पॉइंट्स को गो थ्रू कर लेना एज एन होमवर्क, not that it is important very much but yes, not yet been asked and you should be aware about all these points also। अभी देखो, अभी तक अपन ने जो देख रहा था ये सब रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट्स की बातें कर रही थी अपन, ये सब जितनी बातें करी थी ये सब रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट्स की बातें चल रही थी। अभी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स के लिए एडिशनल कंसिडरेशन लेना पड़ सकता है। मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब पहला ऑडिट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मतलब तुम्हारे पास ऑडिट जो आया ये पहला ऑडिट आया है, पहली बार ये वाला ऑडिट आया, मतलब कहीं और से आया, या तो पहले कहीं और ऑडिट होता था, या फिर ऑडिट ही पहली बार करा रहे हो, या तो पहले से वो ऑडिट पहले कहीं और कराता था या फिर ऑडिट ही पहली बार करा रहे हैं, पहला ऑडिट है। ठीक है, तो एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, तो यहाँ पे तुम क्या क्या और बातें कंसिडर करोगे, कोई भी इंपॉर्टेंट और कोई मेजर इशू लग रहा है तुमको तो उस केस में तुमको मैनेजमेंट से डिस्कशन करना चाहिए। तुमको लग रहा है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है चूंकि, और ऐसा मैटर जो कि तुमको टीसीडब्ल्यूजी से भी कम्युनिकेट करना चाहिए, एंड हाउ दिस ऑल दिस मैटर्स अफेक्ट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑन ऑडिट प्लान, तो ये बात भी तुम कंसीडर करोगे। अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, क्या अरेंजमेंट तुम किए हो प्रीडिसेसर ऑडिटर से बातचीत करने के लिए। तुमको पता होगा शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8 याद है, शेड्यूल 1 पार्ट 1 क्लॉज 8, कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर करना मैंडेटरी है। तो वही बातें बोल रहे तुमको, क्या अरेंजमेंट तुमने किया हुआ है विद द प्रीवियस ऑडिटर। एग्जाम्पल, क्या तुम उसके वर्किंग पेपर को भी देख सकते हो, क्या तुम पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ बातें कुछ हेल्प ले सकते हो क्या, अरेंजमेंट्स दैट यू हैव मेड। मेजर इशू क्या आई थी तुमको, ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन साई, कैसे तुम इस बार अपने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने वाले हो। 510 स्पेसिफिकली 510 यहाँ पे आएगा, तुमको पता होगा ऐसे 510
ओपनिंग बैलेंस को डील करता है, ओपनिंग बैलेंस, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, ऐसे 510 डील करता है। तो उसका स्पेसिफिकली यहाँ पे एम्फेसिस आएगा, तुमको एडिशनल कंसिडरेशन में वो बात कंसिडर करनी पड़ेगी, जो जो बातें ऐसे 510 भी बोलता है तुमको, कैसे कैसे ओपनिंग बैलेंसेस वेरीफाई करोगे। एंड लास्टली और कोई भी प्रोसीजर जो फर्म के एसक्यूसी लेवल पे तुमको अप्लाई होती है, एसक्यूसी फर्म का स्टैंडर्ड सॉरी सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल जो है तुम्हारा, अपन ने देखा था एसक्यूसी 1 में, तो एसक्यूसी 1 में भी बहुत सारी बातें थी कि तुमको कंसीडर करने बोलते हैं कि जब तुम ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करो तो तुमको ये चीजें देखनी पड़ती है। इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या देखोगे, रिव्यू करने के लिए, एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करने के लिए। एसक्यूसी मतलब क्या हो गया, ओवरऑल मेरा क्वालिटी, मेरे ऑडिट की क्वालिटी एकदम सही सही रहे, उसके लिए जो जो स्टैंडर्ड्स है। तो एसक्यूसी वाइज फॉर्म का एसक्यूसी क्या बोलता है तुमको, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रिव्यू करते टाइम क्या बातें देखोगे, पार्टनर सीनियर पार्टनर करेगा क्या, कौन करेगा, सब चीजें एसक्यूसी लेवल पे देखना। तो ये सारी मेरी क्या बातें हो गई, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में एडिशनल क्या क्या तुम कंसीडर करोगे। वाइल 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंक कैसे करोगे कि ये 300 का है, लिंक कैसे करोगे कि ये 300 का है, वाइल इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लानिंग में इंक्लूड करते टाइम या एडिशनल कंसीडरेशन, मतलब ओवरऑल ऊपर में जो अपन कर रहे थे वो तो तुमको करना ही है, ये सारी बातें ये सब तो तुमको करना ही है। इसके अलावा एडिशनल और क्या बातें तुम कंसीडर करोगे इन द केस ऑफ इनिशियल ऑडिट कंसीडरेशन। पहला पहला ऑडिट है। क्लियर है, एक बार फटाक से गो थ्रू कर लो पॉइंट्स को और ट्राई टू रिटेन एटलीस्ट 4 आउट ऑफ दोस पॉइंट्स। ऐसे 315 हो गया ना एवरीवन? कुछ क्वेश्चन पूछूं? ऐसे 315 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता हूं मैं। कृष्णा हो गया क्या ऐसे 315? नहीं सर। क्यों नहीं हुआ है, क्या कर रहे थे कल? सर कल मैं 200 सीरीज वाले रिवाइज कर रही थी और बाकी सब्जेक्ट का भी कर रही हूँ इसलिए। तो अभी कैसे करोगे चैप्टर 3 और ऐसे 315? वही लेक्चर देख के। हाँ लेकिन आज ही करना था। हाँ सर बट नहीं हुआ, सॉरी। 315 करोगे तभी तो मैं कल 320 करवा के तुम लोग का टेस्ट लूंगा, 200 और 300 सीरीज का टेस्ट है कल रात को। 330 भी बचा है ना? यस 330 और 320 कल कंप्लीट करेंगे एंड देन कल ही तुम्हारा 300 और 200 की सीरीज का टेस्ट होगा। ठीक है क्या सबको? तो कंप्लीट कर लेना आज 315 एनीवे, और 320 330 कल कवर हो जाएगा। सर रिटर्न की वाइवा, रिटर्न होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। We'll discuss it after you all write all the answers. ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टेस्ट लेंगे, अराउंड 25-30 मार्क्स का, 40-45 मिनट्स का टेस्ट होगा, 6-7 क्वेश्चन, you should be able to answer them. इन द इवनिंग ना? हाँ इवनिंग में करेंगे कल, तो 320-330 कंप्लीट करना है अपने को। तो जितना जिसका बचा हुआ पोर्शन है कंप्लीट करो, मैं आज भी फिर, वरना मैं दे नहीं पा रहा हूँ तुमको, बट मुझे देना ही पड़ेगा। LODR का फर्स्ट पार्ट चालू करोगे, 1 घंटे का दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग। LODR 1 घंटे का देखना शुरू का बस, ठीक है? नहीं आऊँ। LODR लिस्टिंग ऑब्लिगेशन रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्टार्ट करो। अमेंडेड है ऑलरेडी, अमेंडेड ही पढ़ाया हुआ गया था। जो अमेंडमेंट इस बार आया उसमें कंफ्यूज मत होना, वो ऑलरेडी अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड है तुम्हारे नोट्स में भी और लेक्चर में भी, ठीक है? तो फर्स्ट 1 आवर देखोगे, फर्स्ट 1 आवर, और उसके अलावा 315 कंप्लीट कर लेना है नहीं, क्योंकि कल टेस्ट होगा 200 और 300 की सीरीज का कंफर्म। और जिसका चैप्टर 3 भी बचा हुआ है तो फिर उसको धीरे धीरे पार्ट्स एंड बिट्स एंड पार्ट्स में कन्वर्ट खत्म कर लेना 1-2 दिन में, क्योंकि मैं उसको फिर बीच में रिवाइज कराऊंगा। बीच में रिवीजन का प्लान है, और रिवीजन का कैसा प्लान है मैं बता दूं तो रिवीजन मैं तुम लोग के थ्रू ही कराऊंगा, तुम लोग से पूछूंगा इन द वे, और बीच बीच में फिर अपन थोड़ा बहुत देखते भी जाएंगे क्या क्या अपन ने कवर किया है चैप्टर 3 में।
तो तुम लोग क्लियर करके आओ अच्छे से, तब जाके उसका अच्छे से और रिवीजन होगा। चैप्टर 3 की लैंग्वेज बैठाना है तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, ठीक है? चलो सर अभी लिंक भेज दीजिए ना, तो तुरंत अभी फ्लो पे निकल जाए, मतलब देख लेंगे। हाँ LODR का भेज दे रहा हूँ मैंने। हाँ ठीक है। ओके चलो बाय। थैंक यू सर। वेलकम। बताओ कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे तुम। तो अगर एसआर इक्विटी आउटस्टैंडिंग है एंटिटी के अंदर तो 100% 100% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। उसके अलावा मिनिमम 3 डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। सारे 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 के मेंबर फाइनेंशियल गवर्न करती है, तो उसके लिए लिस्टेड कंपनी के लिए अपन को बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना कवर्ड है ऐसे 700 की सीरीज में। तो बाद में कई लोग का डाउट आता है सर ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर कहाँ है, बुक में नहीं है, ठीक है? तो इसके अलावा अपना बाकी पूरा 100% कवरेज रहेगा। क्वेश्चन अपन मोस्टली जितना है करेंगे, अलग से कंपाइलर से क्वेश्चन अगर करना है तो वो तुम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। गणेश जी के दिन चल रहे तो श्री गणेशाय नमः। गणपति बाप्पा मोरिया, ठीक है? तो LODR से अपन आज